नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्कूल व्याख्याता ऑफलाइन बेंच में आपका स्वागत है। हमने ऑफलाइन बेंच 1 अगस्त से प्रारंभ किया है। मनन क्लासेस नागौर में प्रारंभ किया है और उसमें हमने स्कूल व्याख्याता को 5 भागों में बांटा है। ठीक है ना? प्राचीन भारत, मिडाइवल भारत, मॉडर्न इंडिया और राजस्थान का इतिहास और विश्व का इतिहास। उसमें हम 2 पोर्शन साथ में अभी लेके चल रहे हैं। एक प्राचीन का हम शुरू किया है जहाँ से हम पाषाण काल पढ़ाना शुरू करेंगे और एक हम पार्ट लेके चल रहे हैं विश्व इतिहास का, जिसमें हमें पुनर्जागरण को प्रारंभ किया है और पुनर्जागरण के बारे में एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है, क्या हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कैसे तथ्यों का हम संग्रह कर सकते हैं इस टॉपिक में, तो एक विस्तार से चर्चा रहेगी। और शायद मुझे लगता है कि पुनर्जागरण का मैं एक ही बिंदु आज करवा पाऊंगा, क्योंकि एक क्लास में लगभग इतना ही होता है। हमने इसको ऑफलाइन रूप में शुरू किया है और आपके लिए डेमो क्लास है। इसके बाद आप खुद अपना हमारा आंकलन कर सकते हैं कि हम ऑफलाइन में कैसा पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? पुनर्जागरण की जब भी हमारे विश्व इतिहास में बात आती है तो एक एक नवीन परिवर्तन के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है ना? जब हम यूरोप की बात करते हैं, जब हम यूरोप की बात करते हैं तो हम यूरोप का जो कालखंड है, यूरोप का जो हम कालखंड देखते हैं, वो लगभग हम इसको 3 भागों में समझना कि पुनर्जागरण की प्रक्रिया के पीछे क्या ऐसा बिंदु रहा है जिसके कारण वास्तव में पुनर्जागरण हुआ है। तो एक यूरोप की हम स्थिति समझते हैं तो यूरोप का कालखंड हम लगभग 3 भागों में बांटते हैं, वैसा ही जैसा हम भारतीय इतिहास में इसको पढ़ते हैं, जैसे प्राचीन, मिडाइवल और मॉडर्न। ठीक है ना? अब प्राचीन इसका भी 3 काल में बांट सकते हैं। एक तो शास्त्रीय काल, एक काल कौन सा चलता है? शास्त्रीय काल। एक काल चलता है मध्यकाल, एक हमारा टॉपिक चलता है आधुनिक काल। अभी यूरोप का काल है, यूरोप का अगर मैंने मानचित्र इसमें ऐड नहीं किया तब मैं अभी आपको यहाँ समझा देता कि यूरोप में वास्तविक स्थिति वहां पे क्या थी, है ना? ठीक है। अब जो शास्त्रीय काल था, शास्त्रीय काल लगभग 800 ईसा पूर्व से लगभग 5वीं शताब्दी तक, 5वीं शताब्दी ईस्वी। ठीक है, ये एक शास्त्रीय काल था। इसमें हम इसके काल को हम समझ सकते हैं, जैसे जूलियन सीजर का काल, सीजर के द्वारा रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई थी 27वीं ईसा पूर्व की हम बात समझते हैं। तो वो एक जितना भी हम सभ्यताओं की बात करेंगे, चाहे वो जितनी भी एजिटेक जितनी सभ्यताएं रही हैं वो इस काल में रही है। हमारे पुनर्जागरण का बिंदु हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम मैं क्लास में मानववाद की चर्चा करता हूं तो मानववाद एक विचारधारा वहां चलती है। तो मानववाद ने क्या किया था कि मिडाइवल बिंदु को छोड़ के जो शास्त्रीय काल थे, जो शास्त्रीय काल के जो ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को वापस पुनरुत्थान के रूप में एक पहचान दिलाई थी। तो वो एक अलग से बिंदु रहेगा, वहां मैं आपको बढ़िया सा समझाऊंगा। इस काल में हमें ज्यादा उलझना नहीं है, क्योंकि यूरोप का कालखंड हम पढ़ने लग जाएंगे तो हमारे सिलेबस से हम दूर चले जाएंगे। हमें हमारे सिलेबस के अनुसार करना है और हमारा सीधा सा एक दृष्टिकोण रहता है कि हमारा प्रश्न सही कैसे, ठीक है ना? मिडाइवल काल हम पढ़ते हैं 5वीं शताब्दी से या इसमें 6वीं शताब्दी कह सकते हैं ना, हम इसमें या 6वीं शताब्दी से लगभग 15वीं शताब्दी, ये हमारा यूरोप का काल चलता है। इसको हम मध्यकाल के रूप में इसको। अब यूरोप का आधुनिक युग शुरू होता है 15वीं शताब्दी से। यूरोप का आधुनिक युग शुरू होता है 15वीं शताब्दी से। तो एक यूरोप का एक छोटा सा कालखंड है। अब पुनर्जागरण ऐसी क्या बिंदु रहा है, ऐसी क्या घटनाएं रही है कि पुनर्जागरण वास्तव में हुआ? तो पुनर्जागरण होने का कारण ये मध्यकाल था। पुनर्जागरण होने का ये मध्यकाल था। इसका कोई ज्यादा
मैं तो नहीं था इस समय विद्यार्थियों। अब मध्यकाल में ऐसी कौन सी बातें हुई कि मध्यम काल के ऐसा क्या कालक्रम का घटनाक्रम रहा जिसके विद्यार्थियों एक पुनरुत्थान की बात हुई थी। हम पुनर्जागरण का जब अर्थ पढ़ेंगे ना तो अर्थ में हम पढ़ते हैं कि पुण्य जागना। तो पुण्य जागना कोई एक रात एक सोने के बाद जागने की प्रक्रिया नहीं है, ये विद्यार्थियों शताब्दियों की प्रक्रिया है ना। पुनर्जागरण की थोड़ा बहुत डिस्कशन बाद में करेंगे, परंतु मैं इसको अगले स्लाइड में ले लेता हूं कि मध्यकाल, यूरोप का जो मध्यकाल था। अब मध्यकाल में देखो विद्यार्थियों ऐसे बिंदु थे। पहला बिंदु हमारे एग्जाम में आता है मैनर व्यवस्था, मैनर व्यवस्था या मैनर सिस्टम, है ना। अब मैनर सिस्टम क्या था, ये पहला बिंदु ले रहा हूं उसका, ठीक है। मैनर सिस्टम इसको कहते हैं हिंदी में सामंत प्रथा, सामंत। दूसरा बिंदु मध्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण था विद्यार्थी, वो थी पोप की सत्ता, पोप की सत्ता। तीसरा बिंदु हमारा चलता है यहां पे, एक तो मैनर व्यवस्था हो गई, एक पोप की सत्ता हो गई, एक बिंदु हमारे यहां चलता है गिल्ड प्रणाली, गिल्ड प्रणाली, ठीक है। और चौथा बिंदु हम यहां पे ले सकते हैं, एक तो मैनर व्यवस्था हो गई, पोप की सत्ता हो गई, गिल्ड प्रणाली हो गई, एक थी गोथिक शैली, एक थी गोथिक शैली। ये चार बिंदु ऐसे थे जो एक मनुष्य के परिवर्तन, मनुष्य के अंदर एक परिवर्तन की सोच लाने के लिए काफी थे। ये हम मिडाइवल की बात कर रहे हैं, यूरोप का मिडाइवल काल हम पढ़ रहे हैं। मिडाइवल काल को हम कहते हैं अंधकार युग, मिडाइवल काल को कहते हैं अंधकार, है ना। अब मैनर व्यवस्था सामंत प्रथा ऐसी थी कि सामंतों का सबसे प्रभुत्व रहता था वहां पे। तो विशेष रूप से हम मान सकते हैं कि सामान्य वर्ग को ज्यादा महत्व नहीं था, किसान वर्ग बहुत शोषित होता था, बहुत सारे कर टैक्स के रूप में देता था। कर का एक बड़ा भाग चर्च को जाता था और एक बड़ा भाग सामंतों को जाता था। तो मध्यकाल को एक जकड़ने का प्रयास किया था इन लोगों, ठीक है ना। अब पोप की सत्ता दूसरा बिंदु हम पढ़ते हैं कि ये मध्यम काल में ये सबसे बड़ा बिंदु रहा है विद्यार्थियों। जब हम कस्तुनतुनिया के पतन की बात करेंगे तो कस्तुनतुनिया के पतन का सबसे बड़ा परिवर्तन हम पढ़ेंगे कि पोप की सत्ता को आघात पहुंचा, है ना। तो पोप कहता था कि मैं ही ईश्वर हूं और हमारा ईसाई धर्म है जो अपराजित धर्म है, कभी पराजय नहीं हो सकता। परंतु इस्लाम के द्वारा उस जेरूशलेम के स्थान को लेकर जो युद्ध लड़ा गया था, क्रूसेड, हम बाद में इसका डिस्कशन करेंगे, हारने के बाद पोप की सत्ता को यहाँ चुनौतियां मिलनी शुरू हुई थी। तो मध्यम काल में ये पोप की सत्ता सर्वोच्च थी विद्यार्थियों। किसी भी प्रकार के ज्ञान का प्रसार नहीं था, बाइबिल का कोई अनुवाद नहीं था, बाइबिल में जो बातें लिखी गई थी विद्यार्थियों वास्तव में ही जनता के पास पहुंचती नहीं थी। बड़ा उनको शब्दों को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने प्रस्तुत करते। तो ये पोप की सत्ता भी विद्यार्थियों एक बड़ा कारण रही। गिल्ड प्रणाली हम इसको समझते हैं, ये है श्रेणी व्यवस्था, श्रेणी गिल्ड प्रणाली को मध्यम काल में कहते थे श्रेणी व्यवस्था। ये तो व्यापारियों की एक श्रेणी प्रकार की थी। और गौतिक शैली थी विद्यार्थियों, गौतिक शैली को हम मानते हैं कला स्थापत्य की शैली, कला स्थापत्य की शैली। ये विद्यार्थियों शब्दावली याद रखना। और मैंने क्लास में बच्चों को कहा है कि शब्दावली की मैं अलग से एक पीडीएफ उपलब्ध आपको करवा दूंगा। जब हमारा टॉपिक पूरा होगा ना उसके बाद हम इसकी एक अलग से पीडीएफ मैं विद्यार्थियों के साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये मध्यम काल की बात है। मध्यम काल की एक मैनर व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के कारण जनता पीड़ित थी, आम किसान पीड़ित थे, एक कारण ये रहा है। दूसरा, मध्यम काल में पोप की सत्ता थी, पोप की सत्ता के कारण विद्यार्थियों ज्ञान का प्रसार नहीं हुआ था। स्थानीय भाषा में किसी भी प्रकार के साहित्य की रचना नहीं की गई थी, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव लाने की स्थिति में विद्यार्थियों पोप की सत्ता को चुनौती को देता तो बाद में कहते हैं इसको जिंदा जला दिया जाता था। बाद में मादाम रोला की वो बातें आगे आएगी, ठीक है ना। तो ये गिल्ड प्रणाली ये भी एक कारण था। और गौतिक शैली विद्यार्थियों, इसमें इस प्रकार के फूड प्रकार की इसमें स्थापत्य कला होती थी, जो मेहराब होते थे, बड़े घटिया प्रकार के मेहराब बनाए जाते थे। तो एक हम कालखंड के रूप में दे सकते हैं कि मध्यम काल में ये कुछ ऐसे बिंदु थे जो पुनर्जागरण के कारण बने थे।
पुनर्जागरण के ये बिंदु कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहां से कभी कभार क्या होता है कि शब्दावली पूछ, तो शब्दावली का आपको थोड़ा ध्यान में, ठीक है। फिर हमारा आता है आधुनिक युग, ठीक है। अब यहां से बिंदु शुरू होता है हमारे पुनर्जागरण। थोड़ी सी मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसलिए करवाया कि आपको पता रहे कि पुनर्जागरण से यूरोप में प्रारंभ हुआ। यूरोप का एक स्थान हम देखते हैं कि पुनर्जागरण का सर्वप्रथम अभिव्यक्ति हम पुनर्जागरण के विद्यार्थियों इटली में देखते हैं। इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ था इसके भी हम अलग से कारणों का डिस्कशन अलग से मैंने टॉपिक वहां विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास में करवाया था। अब पुनर्जागरण शब्द का विद्यार्थियों हमें इसका थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। तो कि पुनर्जागरण हम पढ़ने वाले कैसे, जब भी हम किसी चीज का हम विभाजन करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण उस आधार पर रहता है कि हम बच्चों को किस प्रकार समझा सकते, ठीक है ना। तो पुनर्जागरण को हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जैसे हम पहले करते हैं कि शब्द या पीछे लिखते हैं अर्थ और परिभाषा, अर्थ और परिभाषा। एक बिंदु हमारा यह रहेगा कि इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा 2-3, एक फिशर की परिभाषा है, एक मिसलेट की परिभाषा है और 1-2 परिभाषा और रहेगी जिसमें हमारा बहुत अच्छा बिंदु। फिर हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण के कारण विद्यार्थियों, पुनर्जागरण के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण के कारण बहुत सारे महत्वपूर्ण थे जिसमें हम धर्म युद्ध को मान सकते हैं, इसके बाद में हम कस्तुनतुनिया के पतन का बिंदु मान सकते हैं, व्यापारिक समृद्धि के रूप में हम मान सकते हैं। और एक हमारा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण चलता है कि मुद्रण कला का आविष्कार, छापे खाने का आविष्कार, वो बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। एक बिंदु हमारा हम इसमें पढ़ते हैं कि मंगोलों का उदय किस प्रकार से यूरोप में एक नवीन बदलाव लाता है विद्या, ठीक है ना। तो हम कारणों के डिस्कशन करेंगे। कारणों के बाद हम पढ़ेंगे कि इटली में ही क्यों, भाई पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ, इटली में ही क्यों हुआ, कारण, है ना। ये अलग से बिंदु हम पढ़ेंगे। ये कारणों वाली बात ये कॉमन रहेगी पुनर्जागरण के बारे में, परंतु पुनर्जागरण हमारा उदय विद्यार्थियों इटली में ही क्यों हुआ, इटली में ऐसी क्या स्थितियां रही, इटली में ऐसी क्या परिस्थितियां थी, इटली में ऐसा क्या वातावरण था जिस कारण से विद्यार्थियों कहते हैं कि पुनर्जागरण का उदय वहां से हो, ठीक है ना। एक हमारा बिंदु रहेगा यहाँ विशेषताएं पढ़ेंगे हम कि पुनर्जागरण की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं। विशेषताओं में स्पेशल रूप से हम पढ़ेंगे मानववाद, बड़ा गजब का टॉपिक है विद्यार्थियों मानववाद। और इसके बाद विशेषताओं में हम देंगे तर्क बर्बल ना। एक बिंदु हमारा चलता है प्रयोग प्रबल, एक हमारे विषय चलती है कि रोम संस्कृति, जो रोम नगर था विद्यार्थियों वो कहते हैं कि यूरोपीय या यूनानी संस्कृति के मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। एक थोड़ी छोटी सी विशेषता हम वहां डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। फिर हमारा एक बिंदु यहां से हम और पढ़ेंगे जो परिवर्तन हुए थे पुनर्जागरण के दौरान, जो परिवर्तन हुए थे विद्यार्थियों, ये पुनर्जागरण टॉपिक का हृदय है हृदय। जब भी हम पुनर्जागरण टॉपिक की चर्चा करते हैं तो पुनर्जागरण का वर्तमान ट्रेंड के आधार पर हम प्रश्न देखते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो परिवर्तन होते हैं, हम परिवर्तन को रूप में साहित्य में परिवर्तन देखेंगे कि साहित्य में क्या क्या बदलाव आया था विद्यार्थियों। फिर हम स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे, चित्रकला में बाजा, उसमें चित्रकला भी आ जाएगी, उसमें स्थापत्य कला भी आ जाएगी, उसमें संगीत कला भी आ जाएगी। तीसरा परिवर्तन हम देखेंगे विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए थे विद्यार्थियों। और अंतिम बिंदु हमारा बचता है परिणाम। अंतिम बिंदु हम पुनर्जागरण में पढ़ेंगे परिणाम, ये पुनर्जागरण के क्या परिणाम हुए थे विद्यार्थियों। पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन विद्यार्थियों दो टॉपिक आपस में ज्वाइंट है। पुनर्जागरण के ही वो परिणाम थे विद्यार्थियों जो धर्म सुधार आंदोलन को लेके बनते हैं। क्योंकि हम पोप की सत्ता देखते हैं, चर्च की सत्ता देखते हैं, और हमारा यूरोप में कैथोलिक धर्म चलता था विद्यार्थियों। तो कैथोलिक धर्म में जो कुरीतियां आ गई थी, जो एक गंदी आदतें प्रदान कर दी गई थी, तो उस कैथोलिक धर्म में सुधार के लिए विद्यार्थियों को हम री इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। धर्म सुधार आंदोलन तो वही तो हमारा बिंदु रहेगा विद्यार्थी, ठीक है ना।
तो कहीं ना कहीं पुनर्जागरण का योगदान धर्म सुधार आंदोलन में है विद्यार्थी। दोनों टॉपिक आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। अब पुनर्जागरण की वापस बात आते हैं, तो पुनर्जागरण को हम इस प्रकार कहते हैं कि ये पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ने वाले हैं और बड़ा शानदार तरीके से आपको समझना है पुनर्जागरण का अर्थ और परिभाषा। इस आधार पर हम इसको लेके चलेंगे। पहले हम इसका अर्थ समझेंगे कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, ठीक है ना। अब पुनर्जागरण की तो मैंने आपको थोड़ी बहुत शब्दावली के रूप में हम इसको समझ सकते हैं कि पुनर्जागरण को इंग्लिश में रिनेसा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रिनेसा कहते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी। और रिनेसा विद्यार्थियों कहते हैं कि मूलतः कहते हैं कि फ्रेंच भाषा का शब्द है, मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका हमें अर्थ देखने को मिलता है पुण्य जागना। शब्द का अर्थ बता रहे हैं, शब्द का अर्थ होता है पुण्य जागना। अब पुण्य जागना विद्यार्थियों कोई एक वर्ष में 2 वर्ष की प्रक्रिया नहीं है विद्यार्थियों। पुनर्जागरण का जब हम कालखंड पढ़ते हैं, पुनर्जागरण का जब कालखंड पढ़ते हैं तो 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी। ये विद्यार्थी याद रखना, कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनर क्या करता है, कोटेशन पकड़ता है कि पुनर्जागरण की कालक्रम क्या है, पुनर्जागरण की काल अवधि क्या है ना। तो याद रखना पुनर्जागरण की काल अवधि, और इसमें भी आपको सीधा ही पूछ ले कि 1350 से 1550 तक ये काल अवधि है विद्यार्थियों। पुनर्जागरण की बहुत बेसिक रूप से अगर कोई प्रश्न बनता है तो पुनर्जागरण का प्रश्न यहीं से बनता है कि एक तो ये इसको अंग्रेजी में रिनेसा कहते हैं। रिनेसा का अर्थ कोई पूछ ले तो वो पुनः जागना होता है। रिनेसा पूछ ले कि किस भाषा का, मूलतः किस भाषा का शब्द है, तो रिनेसा फ्रेंच भाषा का शब्द है विद्यार्थियों। और इसका काल क्रम पूछ ले 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य, और पर्टिकुलर आपको कालखंड पूछ ले तो विद्यार्थियों याद रखना 1350 से 1550 का काल विद्यार्थियों लगभग हमारे पुनर्जागरण का काल ना। इसका तो हमें एक बेसिक परिचय हमको यहां से करना है। अब यहां से 2 बिंदु आपको समझने हैं कि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग, यहां से विद्यार्थी कभी कभार एग्जाम में फैक्ट सीधे पूछ लेता है कि इटली के वैसारी ने मूर्ति कला के क्षेत्र, ये मैं विद्यार्थियों क्लास में ये नोट्स लिखा रहा हूं ना, उसमें थोड़ा समय लगता है। ये तो मैं आपके लिए एक ऑनलाइन डेमो के रूप में डाल रहा हूं, तो हम ज्यादा नोट्स वाली वो बात हम डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि नोट्स में ये सारे बिंदु बड़े विस्तार से मैं वहां आपको लिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एग्जाम में पूछ ले विद्यार्थियों तो याद रखना वो इटली के वैसारी ने किया था, और किस क्षेत्र में किया था ये बिंदु कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है, तो वो मूर्ति कला के क्षेत्र में, ठीक है ना। एक बिंदु आपको यहां से याद रखना है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। चलो कोई बात, ठीक है। अब शब्द का विस्तार से प्रयोग करने वाला विद्यार्थियों कभी कभार एग्जाम में यहां से पूछ लेता है। एक तो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वो इटली का वैसारी था विद्यार्थियों, ठीक है ना। और शब्द का विस्तार से वर्णन करने वाला, विस्तार से वर्णन किया था विद्यार्थियों फ्रांस के दिद्रो ने, अपनी पुस्तक विश्वकोश में। ठीक है। तो एक पुनर्जागरण की एक छोटी सी एक डेफिनेशन हमारी ये हो गई कि पुनर्जागरण अंग्रेजी में इसको रिनेसा कहते हैं,
ये रेनेसा मूलतः फ्रांस भाषा के मूलतः फ्रेंच भाषा के शब्द से बना है। उन्हें जागना होता है। कालखंड एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत बिंदु ये महत्वपूर्ण है, और ये तो विद्यार्थियों बहुत अच्छी बात है कि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला इटली का वैसारी था। मूर्ति कला के क्षेत्र में किया था विद्यार्थियों, और विस्तार से वर्णन करने वाला फ्रांस का दिद्रो था। दिद्रो ने अपनी एक पुस्तक, याद रखना विद्यार्थियों, विश्वकोश, इसको अंग्रेजी में इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। और पूछ ले कि दिद्रो ने किस क्षेत्र में किया, तो कला और साहित्य के क्षेत्र में। कला और साहित्य के कला और साहित्य के क्षेत्र में जितने भी परिवर्तन हुए, कला और साहित्य के क्षेत्र में जितने भी परिवर्तन हुए थे, उस परिवर्तनों को एक सम्मिलित रूप से नाम देने वाला कहते हैं कि विद्यार्थियों फ्रांस का दिद्रो था। तो बेसिक रूप से हमारी दो छोटी छोटी बातें हमें यहाँ समझ में आ गई। एक तो इसका शब्द का अर्थ क्या होता है, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, और शब्द का विस्तार पूर्वक प्रयोग हमने किसने किया। अर्थ में हमें सिर्फ इतना ही यहाँ से जानना, ठीक है। और एक छोटी सी बात कि पुनर्जागरण का सर्वप्रथम प्रारंभ, कभी कभार क्या होता है कि तथ्य सीधे एग्जाम आते हैं कि सर्वप्रथम प्रारंभ पुनर्जागरण का कहाँ हुआ, तो पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ होता है विद्यार्थियों इटली। पुनर्जागरण का सर्वप्रथम विद्यार्थियों प्रयोग या प्रारंभ हम कह सकते हैं, तो यह कहां पे होता है, इटली में होता है ना। ठीक है ना। यहां तक हमने कर लिया था कि सर्वप्रथम प्रारंभ हमारा इटली नामक एक देश में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से छोटी छोटी बातें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। अब हमारा एक बिंदु, हमने अर्थ को जान लिया है कि अर्थ में जो जो चीजें हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी है, उसके आधार पर चलेंगे विद्यार्थियों। ना ही मुझे विद्वान बनना है और ना ही मुझे आपको विद्वान बनाना है। वर्तमान पैटर्न कैसा है उसके आधार पे हम इसको लेके चलेंगे पूरे कोर्स को, ठीक है। परिभाषा में आप दो बिंदु ध्यान रखना, दादा यहाँ आपको परिभाषा में उलझना नहीं है। एक परिभाषा हमें मिलती है फिशर की, एक परिभाषा हमें फिशर की मिलती है कि पुनर्जागरण को सांस्कृतिक पुनर्जागरण की संज्ञा दी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वे विद्वान जिसने पुनर्जागरण के जितने भी परिवर्तनों को हम विद्यार्थियों सांस्कृतिक पुनर्जागरण की परिभाषा संज्ञा देने वाला, तो हम यह एक चीज ऐड कर लेंगे कि पुनर्जागरण को सांस्कृतिक पुनर्जागरण की संज्ञा दी थी विद्या, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की संज्ञा दी। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की संज्ञा दी थी। और याद रखना विद्यार्थियों, इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की विस्तार से व्याख्या करने वाला विद्यार्थी वो एरिक्सन था। एरिक्सन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एरिक्सन विद्यार्थियों सांस्कृतिक पुनर्जागरण की व्याख्या करता है। सांस्कृतिक का मतलब होगा कि हर क्षेत्र में जितने भी परिवर्तन हुए थे विद्यार्थियों, मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक जो परिवर्तन हुए थे, उन सभी परिवर्तनों को सांस्कृतिक पुनर्जागरण की विस्तार से व्याख्या करने वाला विद्वान हमारा एरिक्सन था। जबकि पुनर्जागरण को सांस्कृतिक पुनर्जागरण की संज्ञा देने वाला विद्वान हमारा फिशर था, ठीक है। एक बिंदु हमारा यहां से याद रखना है। एक परिभाषा हमारे मिसलेट की मिलती, मिसलेट, मिसलेट कहता है कि पुनर्जागरण को हम दो परिवर्तनों के रूप में देखना चाहिए। पुनर्जागरण को हमें दो परिवर्तनों में देखना चाहिए विद्यार्थियों, या दो आयाम के रूप में हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दो आयाम बताने वाला कौन था, वो मिसलेट था। पहली है दुनिया की खोज, दुनिया की खोज, दूसरी है मानव की खोज, ठीक है ना। मिसलेट कहता है कि पुनर्जागरण को हम दो आयामों के रूप में देख सकते हैं। दो आयाम कौन से, दुनिया की खोज और मानव की खोज। तो ये मिसलेट की एक छोटी सी परिभाषा है। एक हमारे फिशर की परिभाषा है और एक परिभाषा हमारे मिलती है सेबाइन की, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। एक परिभाषा हमारे मिलती है
सेबाइन की। ठीक है, एक परिभाषा मिलती है सेबाइन की, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है ना। सेबाइन क्या कहता है कि मध्य काल से लेके आधुनिक काल तक जो भी बौद्धिक परिवर्तन हुए हैं उन सबको विद्यार्थियों पुनर्जागरण का है। तो सेबाइन क्या कहता है कि मध्य काल से थोड़ी विद्यार्थियों लेफ्टी है तो लेफ्टी की थोड़ी राइटिंग थोड़ी सी है, डगमगाई हुई है, परंतु हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना विद्यार्थी, बड़ा शानदार हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और मुझे नहीं लगता कि क्लास के बाद किसी भी विद्यार्थी का कोई डाउट रहेगा कि ये चीज क्या है ना। तो हम विस्तार से पढ़ेंगे। मध्यकाल से लेके आधुनिक काल तक जो बौद्धिक परिवर्तन हुए, उनको पुनर्जागरण कहा है। उनको पुनर्जागरण कहा है। ठीक है, 3 परिभाषा मुझे लगता है कि इनफ है, और ये बिंदु इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि पुनर्जागरण का हृदय विद्यार्थियों जो क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए थे विद्यार्थियों, एक नवीन प्रकार से साहित्य लिखा गया था, चित्रकला के क्षेत्र में नया बदलाव आया था। तो ये हम पुनर्जागरण की परिभाषा में आप ये चीज समझ चुके हो विद्यार्थियों, जो मध्यकाल से आधुनिक काल के जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों को पुनर्जागरण का है। एक परिभाषा में हम ये बात समझ सकते हैं विद्यार्थियों। ठीक है ना। ये परिभाषा भी अच्छी। दुनिया और मानव की खोज, सांस्कृतिक पुनर्जागरण करने वाला कौन था? वो फिशर नामक विद्वान। ठीक है, तो हमारा एक बिंदु लगभग हमारे यहां से पूरा हो गया। दूसरा बिंदु हम लेके चलेंगे विद्यार्थियों, पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण के कारण बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें 2-3 बिंदु तो इतने शानदार है विद्यार्थियों। ठीक है ना। अब पुनर्जागरण के कारणों में विद्यार्थियों चर्चा कितने बिंदुओं पे हम करेंगे उसको आप थोड़ा समझो। पुनर्जागरण की कारणों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं ना, तो पुनर्जागरण के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण एक कारण जो आता है वो है विद्यार्थियों, एक तो है कुर्सट, धर्म युद्ध। ठीक है ना, धर्म युद्ध, इसको हम बोलते हैं कुर्सट। शब्दावली विद्यार्थियों में हमेशा कहता हूं कि विश्व इतिहास जब भी आप पढ़ो तो उन शब्दावलियों का जरूर विस्तार से आप याद क्या करो, बड़ी शानदार है। एग्जाम में सीधे आया था विद्यार्थियों कुर्सट क्या है, एग्जाम में सीधे आया था कि कुर्सट क्या है। ठीक है ना। तो एक तो पुनर्जागरण कारण में हम धर्म युद्ध पढ़ेंगे, दूसरा हम बिंदु पढ़ेंगे कुस्तुनतूनिया का पतन। कुस्तुनतूनिया का पतन ही हम पढ़ते हैं कि पुनर्जागरण का प्रारंभ होता है विद्यार्थी। कुस्तुनतूनिया का पतन ही पुनर्जागरण का विद्यार्थियों कहते हैं कि प्रारंभ बिंदु इसको माना जाता है ना। तीसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, छापे खाने का आविष्कार। छापे खाने का आविष्कार बहुत शानदार टॉपिक है विद्यार्थियों, बहुत शानदार। चौथा बिंदु हम इसमें पढ़ेंगे व्यापारिक समृद्धि। इसमें ज्यादा कोई डिटेल वाली बात नहीं। और अंतिम बिंदु पढ़ेंगे हम मंगोल साम्राज्य का उदय। ये हमारे पुनर्जागरण के विद्यार्थियों 5 ऐसे कारण रहे हैं जो पुनर्जागरण के होने के पीछे विद्यार्थियों एक वजह रही थी। और मैंने आपको मध्यकाल बताया था विद्यार्थियों, याद रखना। और मध्यकाल की मैंने कुछ विशेषताएं बताई थी। मैंने पोप की सत्ता बताई थी, मैंने आपको मैनर व्यवस्था मैंने आपको बताई थी, गिल्ड प्रणाली आपको मैंने बताई थी। तो कहीं ना कहीं वहीं से इन कारणों का उदय हुआ था विद्यार्थी। समझ रहे हो? यहां से मैं आपको एक बिंदु समझाता हूं। व्यापारिक समृद्धि विद्यार्थियों इस गिल्ड प्रणाली का ही विद्यार्थियों अगला विकसित है ना। जब हम कुस्तुनतूनिया के पतन की बात करेंगे विद्यार्थियों,
तो कस्तुनतुनिया के पतन के बाद बेटियों भारत यूनान के जितने भी यात्री थे विद्यार्थियों, उन्होंने पश्चिमी एशिया की ओर प्रस्थान किया था, अरब के लोगों से ज्ञान प्राप्त किया था विद्यार्थियों। जब कस्तुनतुनिया का पतन हो गया तो व्यापारियों के लिए रास्ते दरवाजे खुल गए थे। फिर नवीन हम व्यापारिक स्थलों की खोज हुई थी विद्यार्थियों, नवीन व्यापारिक मार्गों का विद्यार्थियों विस्तार हुआ था। तो विद्यार्थियों ये व्यापारिक समृद्धि ये उस गिल्ड व्यवस्था का ही परिणाम है। गिल्ड व्यवस्था के समय विद्यार्थियों लोगों को ज्यादा छूट नहीं थी, व्यापारी को ज्यादा छूट नहीं थी, चर्च के सारे जितने अंडर उसके कार्य करने पड़ते थे। तो गिल्ड प्रणाली के दबाव के कारण विद्यार्थियों व्यापारिक समृद्धि का बिंदु रहता है, ठीक है ना। मंगोल साम्राज्य के उदय ये भी मैं आपको समझाऊंगा। धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र को तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस टॉपिक का, कारणों के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो, ठीक है ना। तो एक पूरा डिस्कशन हम कारणों को इन 5 बिंदुओं के माध्यम से इसको पढ़ने वाले है ना। पहला बिंदु हमारा रहेगा धर्म युद्ध। धर्म युद्ध इसको हम शब्दावली के रूप में कहते हैं कुरुक्षेत्र, ठीक है। अब इसको आप समझना, हम मिडाइवल हम यूरोप की बात करते हैं, उस समय हम हमारे यूरोप का जो राज्य था विद्यार्थी 2 भागों में बंटा हुआ था, ठीक है। समझना सारणी को कि एक तो है पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, ठीक है। यहाँ हम राजाओं के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारी यूनानी सभ्यताएं विद्यार्थियों यहाँ ज्यादा हमारे सिलेबस में है। एक हमारा विद्यार्थी था पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य, इसको हम कहते हैं बेजेंटाइन साम्राज्य भी इसको। अब इसमें विद्यार्थियों हम देखते हैं कि सम्राट होता है इस समय कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन, अब कॉन्स्टेंटाइन सम्राट क्या करता है, एक विद्यार्थियों अपने नाम से एक नवीन राजधानी की स्थापना करता है। कॉन्स्टेंटाइन अपने नाम से एक नवीन राजधानी की स्थापना करता है, कॉन्स्टेंटिपोल, कॉन्स्टेंटिपोल, उसको ही विद्यार्थियों कहते हैं कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, ठीक है। कुस्तुनतुनिया को वर्तमान में कहते हैं इस्तांबुल, ठीक है। तो एक ही बात है, कॉन्स्टेंटिपोल कह सकते हो, कुस्तुनतुनिया कह सकते हो, या फिर हमारा इस्तांबुल कह सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा एक तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य बंटा हुआ था एक भाग में पूरी रोमन साम्राज्य बंटा हुआ था, जिसको बेजेंटाइन कहते हैं। कॉन्स्टेंटाइन ने विद्यार्थियों अपने नाम से कॉन्स्टेंटिपोल राजधानी बनाई थी, उसको कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं और इसको वर्तमान में इस्तांबुल भी कहा जाता है, ठीक है ना। एक बिंदु ऐसे छोटा सा मैंने आपको समझा। अब यहां से देखना हमारा धर्म युद्ध, ठीक है। धर्म एक हमारा स्थान पड़ता है विद्यार्थियों जेरूसलम, जेरूसलम जो विद्यार्थी याद रखना ईसाइयों का पवित्र स्थल था, ईसाइयों का पवित्र स्थल था, पवित्र स्थल था। इस समय विद्यार्थी होता क्या है कि 1076 ईस्वी में 1076 ईस्वी में सल्जुक तुर्कों ने तुर्कों भी कह सकते हो, शब्दावली ध्यान रखना, शब्दावली पकड़ना विद्यार्थियों, ठीक है ना। धर्म युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है इस प्रकार का ध्यान रखना। हम इसको इस्लाम भी बोलते हैं, हम इसको मुसलमान भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना विद्यार्थियों 1076 ईस्वी में सल्जुक तुर्कों ने विद्यार्थियों जेरूसलम पर अधिकार कर लिया, जेरूसलम पर अधिकार कर लिया था। अब इनका मुसलमानों का तुर्कों का अधिकार हो गया जेरूसलम पे, और जेरूसलम विद्यार्थियों ईसाई धर्म का सबसे पवित्र स्थल था। तो सम्राट के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी विद्यार्थियों इसको आजाद करवाना। अब यहां शब्दावली याद रखना कि जेरूसलम को
ईसाई मुसलमानों से, तुर्कों से आजाद करवाने के लिए ईसाइयों ने जो युद्ध लड़े थे विद्यार्थियों, इसको आजाद कराने के लिए, तो ईसाई और तुर्कों के मध्य या इस्लाम के मध्य, ठीक है, इस्लाम के मध्य ये युद्ध लड़े, कुर्शड या धर्म युद्ध। जेरूसलम को आजाद कराने के लिए ईसाइयों ने विद्यार्थियों इस्लाम के विरुद्ध युद्ध लड़े थे, याद रखना, ठीक है ना। तो एक छोटा सा कोटेशन हमारा यहां हो गया। और कहते हैं कि कुल 8 धर्म युद्ध होते हैं, कुल 8 धर्म युद्ध होते हैं। कितने? कुल विद्यार्थियों लगभग कहते हैं कि 8 हमारे यहाँ धर्म युद्ध होते हैं, ठीक है ना। अब धर्म युद्ध का कोई कालखंड पूछ ले, याद रखना विद्यार्थियों, 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी, ठीक है। बहुत बेसिक में लेकर चल रहा हूं, और हमारे क्लास में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको विद्यार्थियों 0 से लेके चलना पड़ेगा। तो उसके आधार पे हम सबको एक कॉमन स्थिति में मान के लेके चल रहे हैं, तो उसके आधार पे मैं ये टॉपिक यहाँ करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जेरूसलम ईसाइयों का पवित्र स्थल था, और 1076 ईस्वी में सल्जक तुर्कों ने विद्यार्थी इस पर अधिकार कर लिया था, और जेरूसलम को वापस पाने के लिए ईसाइयों ने इस्लाम के विरुद्ध युद्ध लड़े थे विद्यार्थियों। उन युद्धों को कहते हैं कुर्शड। ये विद्यार्थी एग्जाम में प्रश्न था सीधा ही, कुर्शड, ठीक है। कुल 8 धर्म युद्ध लड़े गए थे, 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी हम मान सकते हैं। और अगर कालखंड आपका पूछ ले विद्यार्थियों, 1095 ईस्वी से 1191 तक, है ना, 1191 सहित, सॉरी 1291, ठीक, सॉरी हमने 13वीं शताब्दी लिखा ना, ठीक है। 1095 से लेके 1291 तक, ये कालखंड विद्यार्थियों आपको याद रखना, ठीक है ना। अब धर्म युद्ध में होता क्या विद्यार्थियों, कहते हैं कि ईसाइयों की पराजय हो जाती है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। अब धर्म युद्ध में विद्यार्थियों परिणाम के रूप में हम पूछ सकता है कि धर्म युद्ध का परिणाम क्या था। तो परिणाम के बारे में एक बिंदु आपको लिखना है कि ईसाइयों की क्या होती है, पराजय, ईसाइयों की पराजय। अब देखो हुआ क्या, मैंने मध्यकाल में मैंने आपके साथ चर्चा की कि पोप की सत्ता सर्वोच्च थी, और पोप के इर्द गिर्द ही लगभग रोमन सम्राट हमारा चलता था, है ना। यूनानी सभ्यताएं लगभग इनके अधीन ही चलती थी विद्यार्थियों। बाद में शासक भी इनसे अनुमति लेके ही विद्यार्थियों कार्य करते थे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो इनके एक इर्द गिर्द एक सत्ता चलती थी। पोप उस समय कहता था विद्यार्थियों, मैं ही ईश्वर हूं और ईसाई कभी पराजित नहीं हो सकते। पोप ये बात कहता है। बाइबिल का तो कोई विशेष अनुवाद किसी भाषाओं में था नहीं, लैटिन भाषा में ही विद्यार्थियों लगभग मूलतः भाषा में चलती थी विद्यार्थियों बाइबिल। तो बाइबिल का ज्ञान लोगों को नहीं था, पोप उनको मूर्ख बना रहा था कि ईसाई कभी पराजित नहीं हो सकते, मैं ही जो हूँ ईश्वर हूँ, अंतिम रूप से मैं ही हूँ। तो अब विद्यार्थियों यहाँ क्या हुआ, ईसाइयों की हार हो गई। तो यहाँ विद्यार्थियों इसका एक परिणाम याद रखना कि धर्म युद्ध का परिणाम क्या हुआ था कि पोप की सत्ता को चुनौती मिली थी। पोप की सत्ता को चुनौती, पोप की सत्ता को चुनौती, पोप की सत्ता को चुनौती कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं पोप की सत्ता को आघात पहुंचा। चुनौती हम शब्द काम में ले सकते हैं, या हम काम में ले सकते हैं आघात पहुंचा। पोप की सत्ता को चुनौती मिली थी, आघात पहुंचा था विद्यार्थियों। जनता ने पूछना शुरू कर दिया, जनता ने पूछना शुरू कर दिया। जब हम फ्रांसिस बेकन की बात करेंगे, बेकन ने कहा था विद्यार्थियों तर्क करो, तर्क पर बल दिया था विद्यार्थियों, प्रयोग पर बल दिया था। आधुनिक विज्ञान का जनक हम फ्रांसिस बेकन को मानते हैं विद्यार्थियों। तो लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया कि आप ईश्वर हो तो ईश्वर कैसे हो, आप बताओ हमें।
आप सर्वज्ञानी हो, आप ये सब कुछ हो, तो हमें बताओ, प्रणाम दो कि प्रमाण दो कि आप किस प्रकार के ईश्वर हो, कैसे आप ईश्वर हो, तो आप हमें चमत्कार कीजिए, हमारे स्थान को ऊपर छुड़वाइए। तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों, इस धर्म युद्ध के कारण पोप की सत्ता को चुनौती मिली थी विद्यार्थियों, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमारा यहाँ से शुरू होता है। और पुनर्जागरण का कहीं ना कहीं एक कारण हम इसको मान सकते हैं, धर्म युद्ध या कुशल। और मुझे लगता है कि मेरी बात मैं जो समझाना चाह रहा था वो आपके लगभग समझ में आ गई। ठीक है, अगला बिंदु हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा बिंदु है हमारा कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया का पतन, ठीक है, समझना इसको। कुस्तुनतुनिया का 1453 ईस्वी, ये वर्ष विद्यार्थी याद रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से पहले से प्रश्न बने हुए हैं कि कुस्तुनतुनिया का पतन, कुस्तुनतुनिया पर मुसलमानों का अधिकार, तुर्कों का अधिकार कब हुआ था विद्यार्थी। तो ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। इस डेट की वजह से ही विद्यार्थियों कहते हैं कि इस वर्ष को ही कहते हैं कि पुनर्जागरण का प्रारंभ होता है। समझना है कुस्तुनतुनिया के पतन की वजह समझना विद्यार्थी। अभी हमने धर्मयुद्ध पढ़ा, धर्म युद्ध में विद्यार्थियों ईसाई पराजित होते हैं, ठीक है ना। और अंतिम, इस धर्म युद्ध की अंतिम परिणति होती है विद्यार्थी, मतलब धर्म युद्ध का अंतिम रूप से हम मान सकते हैं कि यूनानी सभ्यता का विद्यार्थियों यहाँ अंत हो जाता है। यूनानी सभ्यता का विद्यार्थी लगभग रोमन सम्राट वाली बात भी हम इसको मान सकते हैं, यह लगभग अंत की हो जाता है, क्योंकि ईसाइयों का पराजय हो गई थी। और इस समय याद रखना, इस समय की बात कर रहा हूँ 1453 में इस्लाम का नेतृत्व करा था, इस्लाम का नेतृत्व, इस्लाम का नेतृत्व, ठीक है। और एक हमारा नेतृत्व करा था ईसाइयों का, ईसाई का नेतृत्व, ईसाइयों, इस्लाम का नेतृत्व कर रहा था विद्यार्थियों, वो था, हाँ नाम तो वैसे मैंने उसको अलग लिखा है, हाँ द्वितीय उस्मानी, उस्मानी द्वितीय, उस्मानी द्वितीय। इस समय कहते हैं कि यह नेतृत्व कर रहा था, इसो का नेतृत्व विद्यार्थी कहते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन पोल कर रहा था, कॉन्स्टेंटाइन कर रहा था। यूनानी या रोमन सभ्यता का सम्राट, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन कर रहा था। तो उस्मानी विद्यार्थियों कहते हैं कि मुस्लिम नेतृत्व कर रहा था, और कहते हैं कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। और वो वर्ष विद्यार्थियों आपको याद रखनी है, कहते हैं कि कुस्तुनतुनिया का पतन ही विद्यार्थियों पुनर्जागरण का प्रारंभ मानते हैं, पुनर्जागरण का प्रारंभ बिंदु माना जाता है, प्रारंभ बिंदु माना जाता है, ठीक है। कुस्तुनतुनिया का पतन ही विद्यार्थियों कहते हैं कि पुनर्जागरण का प्रारंभ बिंदु माना जाता है। अब होगा क्या विद्यार्थी, अब यहां से एक बात आप समझना कि ये जो हम इस्लाम की बात करते हैं, हम तुर्कों की बात करते हैं, तो ये लगभग अरब का इनके पास बहुत बड़ा ज्ञान था विद्यार्थी, ठीक है ना। तो इस समय विद्यार्थियों, अरबों का यह विद्यार्थियों पलायन हुआ था, ठीक है ना। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद विद्यार्थियों क्या हुआ, यहाँ से बहुत सारे ऐसे विद्वान थे विद्यार्थियों जो यहाँ से भागकर अलग अलग क्षेत्रों में चले गए थे, और प्राचीन यूनानी साहित्य को साथ में लेके गए थे विद्यार्थी। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद यहाँ के जितने भी विद्वान थे सब अपना अपना साहित्य लेके भागे थे विद्यार्थी, सब अपना अपना साहित्य लेके भागे थे विद्यार्थियों। और कहते हैं कि ये लगभग विद्यार्थियों जो यहाँ से भागने वाले विद्वान थे, तो लगभग कहते हैं कि इटली में जाके रहने लगे थे विद्यार्थी। और वही कारण है विद्यार्थियों की, विद्वानों का विद्यार्थियों संरक्षण देने वाला इटली महत्वपूर्ण स्थान था। इटली का विद्यार्थियों हम पढ़ते हैं कि फ्लोरेंस नगर,
हम इटली का फ्लोरेंस नगर पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं कि विद्वानों का नगर भी इनको कहा जाता है। जब हम इटली का बिंदु डिस्कशन करेंगे ना तो वहां इसको हम और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब यहां से एक बात हो गई और कहते हैं कि इस समय हमारा एक बिंदु यहाँ और नोट करना है कि यूरोप ने अरबों से कागज की कला सीखी। कागज की कला सीखी क्योंकि अरबों के पास विद्यार्थियों पहले से ही ये चीन के संपर्क में थे। कागज का आविष्कार विद्यार्थियों चीन में होता है और चीन इनके संपर्क से जुड़ा हुआ था, तो अरबों के पास ये पहले से ज्ञान था। परंतु विद्यार्थियों ये कागज का इनके पास, यूरोप के पास ज्ञान नहीं था। जब इनके पास विद्वान लोग आए, अरबी लोग यहाँ से तुर्कों का विद्यार्थियों जब यूरोप में आगमन हुआ था तो वो ज्ञान विद्यार्थियों यूरोप ने कहते हैं कि अरबों से वो ज्ञान प्राप्त किया था कागज कला के बारे में। ठीक है, और इसमें हाँ एक और बिंदु है कार्डिनियल, एक नाम इसका और आता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे विद्वान भी तो भागे थे ना विद्यार्थी। चलता क्यों नहीं है कभी कभी। ठीक है, चल गया चल गया। एक नाम हमारा आता है कार्डिनियल। कार्डिनियल बेसारियन है ना, कार्डिनियल बेसारियन। कार्डिनियल बेसारियन नाम का विद्वान था विद्यार्थियों। वो कहते हैं कि कस्तुनतुनिया से इस समय भागा था और कस्तुनतुनिया से भाग के विद्यार्थियों इटली गया था और कहते हैं कि अपने साथ लगभग 800 पांडुलिपियां लेके गया था। पांडुलिपियां जो प्राचीन यूनानी साहित्य की थी विद्यार्थियों, तो प्राचीन 800 पांडुलिपियां लेके विद्यार्थियों अकेला खुद कहते हैं कि यहां से इटली चला गया था। ठीक है ना, और भी बहुत सारे विद्वान थे जो अलग अलग क्षेत्रों में जाके बस गए थे। तो कस्तुनतुनिया के पतन का विद्यार्थियों ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ बिंदु मानते हैं। और ये दो नाम आप याद रख लेना, ये कागज की कला थोड़ी बहुत आपको याद रखनी है। मुझे लगता है कि यहाँ से हमारा ये इनफ बिंदु रहेगा, है ना। हम अभी कारणों में चल रहे थे और कारणों में हमारा एक बिंदु चलता है और तीसरा है मंगोल साम्राज्य का उदय। मंगोल साम्राज्य का मंगोल साम्राज्य का उदय। ठीक है, यहां से आप समझना कि लगभग 12वीं शताब्दी की बात है, लगभग 12वीं शताब्दी की बात है। चंगेज खान, कहते हैं कि इस समय चंगेज खान मारा गया था और मंगोल साम्राज्य का नया शासक बनता है विद्यार्थियों कुबलई खान। कुबलई खान, कुबलई खान भी कहीं मिलता है, कहीं कबुलई खान भी इसका नाम। विद्यार्थियों ये इतना बड़ा विद्वान था विद्यार्थियों, इतना बड़ा विद्वान था कि वहां से जो लोग भाग के आए ना, वहां से जो लोग भाग के आए ना विद्यार्थियों, ऐसा कह सकते हैं कि जिस प्रकार अकबर ने विद्यार्थियों विद्वानों को संरक्षण दिया था उसी के अनुरूप विद्यार्थियों इस कुबलई खान ने विद्यार्थियों बहुत सारे विद्वानों का संरक्षण दिया था, विद्वानों को संरक्षण दिया था। ठीक है, बहुत सारे नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज करवाई थी इसने, नवीन खोजें इन्होंने करवाई थी। इन्होंने विद्यार्थियों विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन किया था, विज्ञान का क्षेत्र भी इन्होंने बहुत परिवर्तन किया था विद्यार्थियों। इसने विद्यार्थियों व्यापार के लिए नवीन नगरों की स्थापना की थी विद्यार्थियों, नवीन नगरों की स्थापना की थी। जब हम डिस्कशन के रूप में हम विद्यार्थियों नोट्स लिखाते हैं ना, तो वहां ये बिंदु थोड़ी सी मैं आपको वहां लिखाऊंगा और मैंने लिखाया भी है ना। तो इतना सब करने के बाद विद्यार्थियों कहीं ना कहीं यहाँ से जो विद्वान गए थे विद्यार्थी, यूरोप से भी बहुत सारे विद्वान गए थे विद्यार्थियों। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण नाम हमारा मिलता है कि 1272 ईस्वी में मार्को पोलो, मार्को पोलो
मार्को पोलो जो विद्यार्थी इटली का निवासी था, इटली के इटली का एक नगर पड़ता है वेनिस, है ना, वेनिस का निवासी, वेनिस का निवासी था विद्यार्थियों मार्को पोलो। मार्को पोलो कहते हैं कि इस कुबुलाई खान के दरबार में गया था विद्यार्थियों, और बहुत समय तक विद्यार्थी इसके दरबार में रहा था। वहां से विद्यार्थियों बहुत सारी साहित्यिक चीजें लेके आया था, बहुत सारी अन्य ऐसी जानकारी लेके आया था विद्यार्थियों जो यूरोपियों के पास थी नहीं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों मंगोल साम्राज्य का उदय कुबुलाई खान के नेतृत्व में लगभग हुआ था, और कहते हैं कि इस कुबुलाई खान के विद्यार्थियों, यहाँ के जितने भी विद्वान आए थे, यहाँ से बहुत सारी बातें सीख के गए थे, और कुछ बातें विद्यार्थियों हमारे यूरोप ने भी ग्रहण की। कुछ बातें हमारे यूरोप ने भी विद्यार्थियों ग्रहण की थी। उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि यूरोप ने मंगोलों से क्या ग्रहण किया। तो यूरोप ने मंगोलों से विद्यार्थियों एक तो बारूद ग्रहण किया, बारूद बनाने की कला विद्यार्थियों ने मंगोलों से सीखी थी। कागज कलाने की और विकसित पद्धति विद्यार्थियों इन्होंने यहां से सीखी थी। एक विद्यार्थी आता है कुतुबू नुमा नाम मिलता है विद्यार्थियों। इसको हम हिंदी में कहते हैं कि दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र। इस दिशा सूचक कुतुबू नुमा का विद्यार्थियों कहते हैं कि ज्ञान यूरोप के लोगों ने विद्यार्थियों इस मंगोल साम्राज्य से प्राप्त किया था। ठीक है ना। एक बिंदु हमारा एक छोटा सा हमारा ये रहता है। एक बिंदु हमारा हम इसमें और डिस्कशन करते हैं हमेशा कि चौथा बिंदु इसमें रहेगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, वो है छापे खाने का आविष्कार। छापे खाने का आविष्कार, इसमें कभी कभार क्या था, एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्न अच्छे बनते। छापे खाने का आविष्कार, है ना। अभी हम मध्यकाल पढ़ रहे थे विद्यार्थी। मध्यकाल मैंने आपको बताया था कि पोप ने किसी भी प्रकार की बाइबिल के अनुवादों का विद्यार्थी इन्होंने जिक्र नहीं किया था। कभी भी बाइबिल की मूल बातें विद्यार्थियों जहां सामान्य जनता तक पहुंचती नहीं थी। अब जैसे जैसे परिवर्तन होते गए विद्यार्थियों, तो जैसे यूरोप में किसी छापेखाने की स्थापना हुई, मुद्रण कारखाने की स्थापना हुई थी विद्यार्थियों, तो वहां हुआ क्या था विद्यार्थियों, जो बड़े ग्रंथ थे जो मूल भाषा में छपे थे, उनका विद्यार्थियों अनुवाद करके छापा गया था। कहते हैं कि स्थानीय बोलचाल की भाषा में बाइबिल का विद्यार्थियों स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। जब बाइबिल का स्थानीय भाषा में अनुवाद हो गया तो वास्तव में ही लोगों को पढ़ने पता चला कि सामान्य लोग उसको पढ़ भी सकते हैं, और उसमें जो बातें हैं विद्यार्थियों, वो बातें लोगों को समझ में आई कि ईश्वर और हमारे बीच में किसी की जरूरत नहीं है, हम सीधा ईश्वर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो पोप नाम की सत्ता है, ये हमारे लिए एक प्रकार का भ्रम के रूप में कार्य करती है विद्यार्थियों। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये छापे खाने का आविष्कार भी विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसमें हम एक दो तीन बातें महत्वपूर्ण लिखेंगे। एक हमारा नाम आता है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग ने प्रथम छापे खाने का आविष्कार किया। छापे खाने की स्थापना भी कह सकते ना, प्रथम छापे खाने की स्थापना गुटेनबर्ग ने प्रथम छापे खाने की विद्यार्थियों कहते हैं कि स्थापना की थी। और हमारे एग्जाम में एक प्रश्न पहले से आया हुआ था कि गुटेनबर्ग का संबंध किससे है, गुटेनबर्ग का संबंध किससे है। तो विद्यार्थी याद रखना, उनके छापे खाने से इसका संबंध माना जाता है ना। लगभग ये बात है विद्यार्थियों 1450 ईस्वी की, लगभग ये बात है विद्यार्थियों 1450 ईस्वी। अब एक और डेट आपको याद रखनी है, 1454 ईस्वी में जर्मनी के मेंज नगर में
जर्मनी के मेंज नगर में प्रथम जर्मनी के मेंज नगर में प्रथम छापे खाने की स्थापना की थी। प्रथम छापे खाने की स्थापना की थी। छापे खाने की स्थापना। यहां हम एक शब्दावली यहां काम में ले सकते हैं कि प्रथम टाइपिंग मशीन, है ना। यह एक शब्द हम थोड़ा सा इसको हम ऐसे शब्द के रूप में काम में ले सकते हैं कि प्रथम टाइपिंग मशीन का आविष्कार किया। टाइपिंग मशीन का आविष्कार किया। टाइपिंग मशीन का आविष्कार किया। ठीक है। गुटेनबर्ग का हम यहां से एक बात समझ सकते हैं कि गुटेनबर्ग ने विद्यार्थियों पहली बार एक टाइपिंग मशीन का आविष्कार किया था और लगभग वो बात है विद्यार्थियों 1450 की। अब 1454 में विद्यार्थियों कहते हैं कि जर्मनी के मेंज नगर में विद्यार्थियों प्रथम छापे खाने की प्रथम कारखाने की स्थापना की गई थी विद्यार्थियों। तो ये एक विद्यार्थियों एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, बहुत बड़ा। कितना एक साहस का काम था विद्यार्थियों। उस काल में पोप की सत्ता को चुनौती देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो पोप की सत्ता को चुनौती मिलने के लिए यह बिंदु सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था विद्यार्थियों कि इस समय ये मेंज नगर वाली याद रखना विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ना। जब मैंने ये नोट्स लिखवाए थे क्लास में तो वहां मैंने इन हर सब जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बिंदु महत्वपूर्ण है ना उनको मैंने अंडरलाइन वहां जरूर बच्चों के साथ करवाया है ना। अब यहाँ होता क्या है विद्यार्थियों, इसमें समझना। एग्जाम में एक प्रश्न यहां से बनता है, एक तो है प्रथम मुद्रित पुस्तक कि इस छापेखाने के द्वारा प्रथम मुद्रित पुस्तक कौन सी। एक बिंदु हमारा यहां बनता है प्रथम पूर्णतः मुद्रित पुस्तक। दोनों बिंदु में आप क्या करूंगा। अभी हरियाणा में शायद एचटेट का एक प्रश्न था विद्यार्थियों कि कहा गया था कि विश्व में स्थापित मेंज नगर का यह प्रथम छापेखाना और प्रथम छापेखाने के दौरान विद्यार्थियों वो प्रथम प्रकाशित पुस्तक कौन थी विद्यार्थी। ये एग्जाम में प्रश्न था विद्यार्थियों। तो मैं दोनों बिंदु आपका यहाँ क्लियर करूंगा कि प्रथम मुद्रित पुस्तक थी विद्यार्थियों इंडलजेंस निकोलस फिफ्थ। निकोलस फिफ्थ 31 पंक्तियों की विद्यार्थियों ये पुस्तक थी। ठीक है। ये विद्यार्थियों इस कारखाने के द्वारा प्रथम मुद्रित पुस्तक के रूप में आपको पूछ ले तो याद रखना इंडलजेंस निकोलस फिफ्थ विद्यार्थियों 31 पंक्तियों की थी, जबकि पूर्णतः मुद्रित होने वाली विद्यार्थियों प्रथम पुस्तक थी बाइबिल। याद रखना प्रथम मुद्रिकता पूछ ले तो इंडलजेंस निकोलस फिफ्थ विद्यार्थियों ये गुटेनबर्ग की है। इसको गुटेनबर्ग ने ही विद्यार्थी इस समय यहाँ पे निकाला था, जबकि पूर्णतः मुद्रित पुस्तक आपको पूछ ले तो विद्यार्थियों आपकी बाइबिल। ठीक है। इसमें थोड़ा और मैं विस्तार से इसको आपको लेके चलूं मैं। ये शब्द चलते हैं, ये क्यों नहीं चलता ऊपर। हाँ चला चला, ठीक है। ठीक है, यहां तक बात हो गई। एक विद्यार्थियों याद रखना इंग्लैंड का एक विद्वान था। इंग्लैंड का विद्वान था, नाम था कक्सटन। कक्सटन इंग्लैंड का विद्वान था विद्यार्थियों, नाम था कक्सटन। कक्सटन ने विद्यार्थियों याद रखना इंग्लैंड में प्रथम छापेखाने की स्थापना की। इंग्लैंड में याद रखना प्रथम छापेखाने की स्थापना करने वाला, प्रथम छापेखाने की स्थापना करने वाला। इंग्लैंड का कैक्सटन नाम का विद्वान था विद्यार्थियों, और कहते हैं कि प्रथम छापेखाने की स्थापना करने वाला, ये इंग्लैंड की बात हो रही है ना। जबकि प्रथम छापाखाना तो विद्यार्थियों हमारे लगभग 1454 में ही हो गया था। लगभग 1454 में ही हो गया था, परंतु ये घटना है लगभग 1477। यहाँ लिख देता हूं मैं 1477। ठीक है,
किर्गिस्तान की एक छोटी सी ये आप बिंदु आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ भी महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। और इसके ऊपर विद्यार्थियों एक कोटेशन मिलती है विल ड्यूरा की, विल ड्यूरा की बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण। विल ड्यूरा क्या कहता है कि विल ड्यूरा क्या कहता है कि विल ड्यूरा का कथन है, हाँ, लेखन कला के बाद, विल ड्यूरा कथन है लेखन कला के बाद, लेखन कला के बाद मुद्रण कला को आधुनिक विश्व का सबसे बड़ा आविष्कार माना, आधुनिक विश्व का सबसे बड़ा आविष्कार माना है। ये था विद्यार्थी हमारे छापे खाने की स्थापना के बारे में। ये विल ड्यूरा वाली बात बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थियों। अब जो छापे खाने की स्थापना हो गई, बाइबिल का विद्यार्थियों हम पढ़ते हैं कि इसका स्थानीय भाषा में इसका अनुवाद किया गया था विद्यार्थियों, स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था विद्यार्थियों। स्थानीय भाषा में लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो जागरूकता आई लोगों की कि ईश्वर और हमारे बीच में किसी पोप नाम का जरूरत ही नहीं है, पोप या चर्च की तो हमारे जरूरत ही नहीं है, हम ईश्वर को सीधा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो लोगों के अंदर जागरूकता आई और साहित्य में जो बदलाव हुए थे वो यही कहीं ना कहीं विद्यार्थियों पुनर्जागरण का एक कारण रहा है। तो पुनर्जागरण के कारण विद्यार्थियों हमने कुर्शड वाली बात की, मंगोल साम्राज्य का उदय हमने बात किया था, कस्तुनतुनिया के पतन का बिंदु हमने पढ़ा था, और चौथा बिंदु हमारे आता है इस छापे खाने के आविष्कार के। तो एक छोटी सी एक डेमो क्लास आपके लिए थी विद्यार्थी। और उसके बाद में हम जब हम पुनर्जागरण को अंतिम रूप देंगे विद्यार्थियों, तो पुनर्जागरण की विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे विशेषताएं पढ़ेंगे, विशेषताओं के बाद पुनर्जागरण इटली में उदय क्यों हुआ उसके हम कारणों की चर्चा करेंगे। फिर पुनर्जागरण का विस्तार हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, साहित्य पढ़ेंगे, साहित्य में हम इटली का साहित्य पढ़ते हैं, फिर हम फ्रांसीसी साहित्य पढ़ते हैं, फिर हम अंग्रेजी साहित्य पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा हमारा बचता है कि राजनीतिक साहित्य बचता है। राजनीतिक साहित्य में विद्यार्थियों विलियम शेक्सपियर वाली बात बड़ी शानदार हम तरीके से पढ़ते हैं। और फिर अन्य साहित्यों में विद्यार्थियों इरेस्मस की हम बात पढ़ते हैं। अन्य साहित्य में हम फिर करते हैं डॉन क्विक्सोट वाली वो किताब विद्यार्थियों याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। फिर हम जब हम साहित्य की स्थापत्य की बात करेंगे तो वहाँ चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला की हम बात डिस्कशन करेंगे विद्यार्थियों। और हम अंतिम रूप में हम पढ़ेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में से कौन से बदलाव हुए जो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों पुनर्जागरण की एक बिंदु रहा है, ठीक है ना। तो एक मेरा से एक छोटा सा ये एक परिचय था। वो इस प्रकार विद्यार्थियों पूरा विश्व इतिहास पढ़ने वाले हैं, पूरा हम भारतीय इतिहास पढ़ने वाले हैं, पूरा हम राजस्थान इतिहास पढ़ने वाले हैं। और उम्मीद है कि मेरा जो ये प्रयास है, ऑफलाइन का मेरा प्रयास है, उम्मीद है कि आप जुड़ने का प्रयास करेंगे और एक प्रथम दिन से अंतिम दिन तक विद्यार्थियों जो विद्यार्थी जुड़ा रहेगा ना, बहुत कुछ सीख के जाएगा विद्यार्थियों। और बड़ा शानदार हम आप और हम मिल के ये करने वाले हैं। मनन क्लासेस नागौर में हमारा ये ऑफलाइन बैच चल रहा है, आप आराम से इसको ज्वाइन कर सकते। भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों में डेमो क्लास मैं प्रयास करूंगा कल मैं आपको उपलब्ध करवा दूं। तो अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।